नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। स्वागत है आप सभी का आज की इस 5 की पंचायत में। आज की इस 5 की पंचायत होगी ईरान और इजराइल के बीच मचे महाजंग की, जहां दुनिया दो फाड़ में बंट सकती है और जिस तरह से दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई चल रही है, एक दूसरे पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन इसका असर दुनिया पर और वैश्विक स्थिति, कूटनीतिक स्तर पर, रणनीतिक स्तर पर क्या होने वाली है, अमेरिका का इसमें क्या रोल होगा, भारत का अपना क्या रोल होगा और दुनिया की जितनी महाशक्तियां हैं उनका अपना क्या रोल होगा, आज इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा के बीच बता दें कि भारत इस जंग के बीच धर्म संकट में फंसा है। धर्म संकट इसलिए क्योंकि जिस तरह से सैन्य कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से दो फाड़ होती दुनिया दिखाई दे रही है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस अमेरिका भी बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ जो मुस्लिम देश हैं अब वो एक तरफा होकर यह ऐलान कर रहे हैं कि ईरान के साथ अब खड़े होने की घड़ी आ गई है, साथ होने की। क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान भी परमाणु हमला करेगा। हालांकि अब इसकी क्या सच्चाई है, पाकिस्तान की तरफ से सीधे इनकार कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई अब मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में ये जो अशांति फैली है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है, स्क्रिप्ट कुछ और लिखा जा रहा है। और क्या होगा इसका परिणाम? क्या अमेरिका भी अब यहां पर धर्म संकट में फंस गया है? अमेरिका का जो पहला उद्देश्य होता है बिजनेस, क्या अब अमेरिका का वो बिजनेस प्रभावित होने वाला है? क्योंकि ये बात इसलिए कही जा रही है कि जब बात होगी कि सारे मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होंगे तो सवाल उठेगा कि जो अमेरिकी डील होती है और जो हथियारों की डील होती है वो प्रभावित होगी। और ये अगर हम प्रभावित होगी तो इसका वैश्विक असर देखने को मिलेगा। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच 142 अरब डॉलर का रक्षा सौदा हुआ है। अगर दो हिस्सों में दुनिया बंटती है तो फिर अमेरिका की यह डील कैंसिल होगी और उसका बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इजराइल से अमेरिका के संबंधों की बात करें तो इससे पहले इजराइल जो रहा है वो अमेरिका का ही एक्सटेंडेड वर्जन कहा जाता रहा है। जब भी मुस्लिम देशों में जब अमेरिका को कोई कार्रवाई करनी होती थी तो इजराइल के जरिए ही करवाता था। दुश्मनी है, पुरानी दोस्ती है और दुश्मनी जो इन खाड़ी देशों में अमेरिका की रही है। अब इनके बीच सामंजस्य बैठाने के लिए क्या अमेरिका खुलकर किसी के साथ खड़ा होगा? और खुलकर खड़े होने की बात जब होगी तो यह भी कहा जाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि हमने तो कहा था समझौता कर लो और अगर आपने समझौता नहीं किया है तो परिणाम आप भुगतिए। और तब यह पता चला कि अमेरिका का जो रुख है वो कहीं ना कहीं इजराइल के तरफ ज्यादा है। और इजराइल के तरफ अमेरिका का रुख होना यह बताता है कि मुस्लिम देशों के खिलाफ अमेरिका नाराजगी मोल ले लेगा। और अगर ऐसे मोल लेता है तो फिर अमेरिका के बिजनेस पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इन सब बातों को समझाने के लिए सबसे पहले हम अपने सहयोगी विकास तिवारी के पास चलेंगे और विकास तिवारी से यह पूछेंगे कि जो मौजूदा हलचल है विकास, इजराइल और ईरान के इस जंग के जरिए अगर दो फाड़ होता है और मौजूदा हालात में जो धर्म संकट अमेरिका के सामने होगा, हम भारत की धर्म संकट की बात बाद में करें, लेकिन सबसे पहले अमेरिका का जो धर्म संकट है उस पर थोड़ी सी जो आपकी जानकारी है वो बताइए और ये वैश्विक भविष्य किस तरफ जा रहा है ये भी बताना। ठीक है विकास, हमारे सहयोगी फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुनील त्रिपाठी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल समीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सर, क्या ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या दो फाड़ में दुनिया बट रही है? और अगर बट रही है
तो भारत वैसे तो गुटनिरपेक्ष उसका स्वभाव रहा है और हमेशा गुटनिरपेक्ष भारत खड़ा रहता है हर देश के सामने। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पाकिस्तान के जरिए अगर परमाणु अटैक इजराइल पर होता है और पाकिस्तान की ईरान से नजदीकी क्या भारत के संबंधों पर असर डालेगी? राष्ट्रीय स्तर पर जी जो चल रहा है वो दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। आपने भी देखा होगा यूक्रेन का, रूस का युद्ध, इजराइल का, हमास का युद्ध, और एक नया मोहरा खुल गया है अब युद्ध का, ईरान का और इजराइल का। जी देखिए, अमेरिका की पॉलिसी तो आप क्या पूरा विश्व देख रहा है कि अमेरिका हर देश को आगे करके जंग में झोंक देता है। जी यही हाल उसने यूक्रेन के साथ किया और यही हाल वो इजराइल साथ भी कर रहा है। डायरेक्ट वो युद्ध किसी देश से लड़ना नहीं चाह रहा है और वो चाह रहा है कि कोई देश उसके समक्ष उसके ऐसा बन भी ना पाए। क्योंकि अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों पर देखें तो इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति भारत के लिए भी है और अमेरिका के लिए तो है, जो भी है वो तो ट्रंप साहब के आने के बाद से अमेरिका किस रास्ते पर जा रहा है, देखिए वहां गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। ट्रंप साहब क्या बयान देते हैं, क्या बदलते हैं, क्या करते हैं, उनकी मनोनीति जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन समस्या भारत सामने पैदा हो रही है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो रूस भारत का पुराना मित्र है, वो ईरान तरफ जा रहा है। इजराइल भी भारत का परम मित्र है। तो इजराइल के और ईरान के युद्ध में भारत बहुत ही पसोपेश स्थिति में है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तो आतंकवादियों के समर्थक हमेशा रहा है और उसके वहां एक ही विकास की श्रेणी हुई है, खाली आतंकवादियों को पालने और पोसने में। जी तो ऐसे देश को वो चाहता है कि अगर हम ऐसा काम मतलब सहयोगी हम किसी देश के नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे साथ कौन खड़ा होगा। और पाकिस्तान को आवश्यकता भी है क्योंकि वो कभी मुस्लिम देशों को अपने साथ खड़ा करने का प्रयास करता है। तो अब भारत की स्थिति है कि भारत की कूटनीतिक नीति क्या होगी, ये एक चिंता का विषय है कि अगर जंग बढ़ रही है तो भारत को भी युद्ध में कहीं न कहीं तो कूदना ही पड़ेगा। हालांकि भारत हमेशा चाहे जो भी युद्ध रहा हो उसमें तटस्थता की भूमिका निभाई अभी तक। लेकिन अगर ये स्थिति पैदा हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि रूस ईरान की तरफ आ रहा है, अमेरिका इजराइल तरफ आ रहा है, तो भारत किस तरफ जाएगा, एक चिंता का विषय है भारत के लिए। लेकिन फिर भी देखिए नरेंद्र मोदी जी और भारत के वासी क्या इस पे निर्णय लेते हैं। मेरी समझ से कि भारत तटस्थ ही रहेगा, इसलिए कि हम लोग हमेशा जंग से किनारे किए हैं क्योंकि भारत जंग कभी नहीं चाहता। हाँ, शांति का संदेश हम पूरी दुनिया को देते रहे हैं। जी, शांति का संदेश हम पूरी दुनिया को देते रहे हैं। बिल्कुल देते रहे, हमेशा देते रहते हैं जी। और यही है कि भारत कभी नहीं चाहता कि जंग हो, वरना पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश, चाइना जैसे पड़ोसी देश तो रोज लड़ते ही रहते भारत से। लेकिन ये गंभीर स्थिति है भारत की। अब भारत करे तो क्या करे, पसोपेश स्थिति में भारत जा रहा है कि अगर स्थिति खराब होती है तो कहीं न कहीं भारत को किसी के साथ तो देना उसकी व्यवस्था होगी, नहीं होगी तो आप पर कष्ट पड़ेगा। तो आप साथ कौन खड़ा होगा? साथ खड़े होने पर सवाल है सुनील सर, साथ खड़े होने पर सवाल यह है कि ईरान के साथ चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हम देख लें, चाहे रक्षा के क्षेत्र में देख लें, और चाहे जो ये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है खासकर मध्य एशिया में, वो कनेक्टिविटी हमारा ईरान के साथ ही रहा है। अगर ईरान में बंदरगाह बना है, पाकिस्तानी बंदरगाह पर हमारी निर्भरता खत्म हुई है और वहां के जरिए हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये मजबूरी हमारी है कि ईरान को भी हम एक हिसाब से इग्नोर नहीं कर सकते। और इजराइल का जो रोल रहा है हमारे साथ, खासकर रक्षा सौदे को लेकर, और रक्षा सौदे के बाद इस पाकिस्तान और भारत के बीच जो सैन्य कार्रवाई हुई उस दौरान हमने बहुत कुछ देखा, चाहे वो मिसाइल्स हो चाहे ड्रोन्स हो। इजराइल का दिया हुआ उसके साथ जो हमारी डील हुई उन हथियारों से हमने पाकिस्तान को परास्त किया। तो दोनों तरफ से हमारे सामने धर्म संकट होगा कि हम किसके साथ खड़े हों, क्योंकि दोनों रणनीतिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
देखिए, ये तो मैं मानता हूं कि एक नई महाभारत है जी। भीष्म पितामह को सोचना ही पड़ेगा कि हम किसकी तरफ आए। कृष्ण को भी सोचना पड़ेगा कि हम किसकी तरफ आए। लेकिन चूंकि भारत हमेशा शांति की तरफ रहा है और हर देश से उसने संबंध अपने अच्छे करने का ही प्रयास किया हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनी, फिर भी भारत ने हमेशा मदद की है। चाहे टर्की हो, जो आज हमारे विरोध में खड़ा है, हमने हर तरह से, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, उसकी भी मदद की है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, ये स्थिति इतनी भ्रामक पैदा हो रही है देश सामने कि भारत करे तो क्या करे। दोनों मित्र हैं, और जब मित्र मित्र लड़ते हैं आपस में, तो फिर या तो आदमी तटस्थ हो जाता है, देश तटस्थ होता है, या फिर जंग में कूदता है। दो ही विकल्प होते हैं। अगर तटस्थ होंगे आप, तो भी समस्या है आपके लिए कि आपको मित्र हमेशा हर कष्ट में। देखिए, अभी पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर में खुल के इजराइल ने कहा कि हम भारत के साथ हैं। भारत की सैन्य कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं। ठीक, तो इस तरह से जी ठीक है। विकास तिवारी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी हैं, और लगातार ईरान और इजराइल के बीच ये जारी महाजंग पर उनकी पैनी नजर रही है, कवर करते रहे हैं। विकास, जो ये परिस्थितियां बन रही है मौजूदा दौर में, देखिए भारत का तो एक हिसाब से ठीक है, धर्म संकट है, वो ये चुनना होगा अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि भारत की ओर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म संकट में अमेरिका भी है, और उसको थोड़ा विस्तार से बताएं कि अमेरिका किन परिस्थितियों से इस वक्त गुजर रहा है। जी बिल्कुल, अमेरिका के सामने जैसे आपने धर्म संकट की बात की, तो एक मामूली धर्म संकट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धर्म संकट है अमेरिका के सामने। क्योंकि इजराइल और अमेरिका के संबंधों पर अगर नजर डालें, तो आज से नहीं, जब से इजराइल की जो कहते हैं यूएन से उसको दर्जा प्राप्त हुआ है देश का 1947 में, जब हम आजाद हुए थे, उसी वक्त में 1947 में इजराइल को भी देश का दर्जा प्राप्त हुआ था यूएन से। क्योंकि उससे पहले इजराइल नाम के देश का कोई आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। 1914 टू 1918 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, उस दौरान जो कई समझौते हुए थे, और ब्रिटेन और अन्य देशों ने अपने फायदे के लिए यहूदियों को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम समझौते किए थे, जिनमें से एक वेलफेयर समझौता है। उन्होंने इसके तहत ये कहा था कि अगर इजराइल जो यहूदी, जो जर्मनी में रह रहे यहूदी थे, वो इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ देते, तो उन्हें एक नया देश दिया जाएगा, जिसके लिए फिलिस्तीन को मार्क किया गया था कि फिलिस्तीन जो देश है उसे इजराइल को, मतलब यहूदियों को दे दिया जाएगा एक नया देश बनाने के लिए। और 1947 में वही फिलिस्तीन जो है वो इजराइल के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यहूदी वहां जाकर पहुंच चुके थे उनके प्रोमिसेस के अनुसार, समझौते के अनुसार। और तब से जो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका था तब तक, और अमेरिका और ब्रिटेन, रूस, ये लोग जीत चुके थे, तो उनका वर्चस्व था उस समय पर। और 1947 में अमेरिका ने, उसके बाद फिर जो खाड़ी देश थे, क्योंकि वो ऑलरेडी हार चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ऑटोमन अंपायर के नाम से जो जाना जाता था, वो इन लोगों से हार चुका था। और लेकिन इजराइल को वो मानने को तैयार नहीं थे, कि एक देश का दर्जा देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मुस्लिम एक देश जो था वो फिलिस्तीन, वो भेंट चढ़ रहा था इन सब समझौतों की। तो उसकी वजह से वो लोग शुरू में ही नहीं मान रहे थे। लेकिन और उसी का नतीजा था कि 1948 में सभी खाड़ी देश एक होकर इजराइल के अगेंस्ट लड़े थे। लेकिन अमेरिका ने उस वक्त पर उनका साथ दिया था, और जिसका नतीजा था कि इजराइल ने सभी खाड़ी देशों को अमेरिका की मदद से मात दे दी थी। और जब से इजराइल का अस्तित्व हुआ, मैंने बोला 1947 से लेकर अब तक, अमेरिका हमेशा से ही इजराइल के साथ खड़ा रहा है। जैसे आपने भी अभी जिक्र किया था कुछ समय पहले कि अमेरिका के एक्सटेंडेड वर्जन के रूप में इजराइल को देखा जाता था, कि मिडिल ईस्ट एशिया में जो है, ये अमेरिका का एक एक्सटेंडेड वर्जन है इजराइल। क्योंकि अमेरिका को देखें तो वो एक अलग महाद्वीप में ही रहता है, और उसको जो कुछ भी करना होता है, जैसे यमन में हुती है, इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर दागता आया है, या ईरान पे कुछ भी मैं कह रहा हूं इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर वो दागता आया है अब तक। जी बिल्कुल, अमेरिका का इतिहास रहा है कि इजराइल के कंधे पर रखकर बंदूक दागता आया है। और अभी जो उनके साथ सिचुएशन बन रही है अमेरिका के, कि अभी वो कुछ दिन पहले मई में आए थे सऊदी अरब की यात्रा पर, और जहां पर उन्होंने सऊदी अरब के साथ $142 अरब की
जो रक्षा डील है वो करी। और कुवैत के साथ भी उनके अच्छे संबंध है। बीते कुछ महीनों में अमेरिकी कई जो कुवैत की जेल में बंद थे उनको कुवैत ने रिहा कर दिया है। और एक जो अमेरिका जो वर्चस्व कायम करना चाहता है पूरी दुनिया पर, इसी का नतीजा है कि अमेरिका ने पूरे देश पूरी दुनिया को 7 जो है वो कमांड्स में बांट रखा है, अलग अलग कमांड से बांट रखा है और वहां पर अपने अधिकारी भी नियुक्त किए हुए हैं। तो वो जो कमांड चाहता है यूएस पूरी दुनिया पर, अगर वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है और सभी मुस्लिम देश मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना के साथ ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती होगी। क्योंकि जो ट्रेड डील करके गए हैं वो सऊदी के साथ, वो भी उस पर भी तलवार लटक जाएगी कि वो भी आगे सऊदी पूरी करता है कि नहीं करता है। कुवैत के साथ जो अच्छे रिश्ते हैं वो उनका क्या होगा। और फिर ईरान के लिए भी, क्योंकि जब से ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है तब से वो एक दूसरे रूप में आया। क्योंकि ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, कुछ भी होता था वो बेबाक फैसले लेते थे। लेकिन जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन के आए हैं तब से वो समझौतों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को एक शांति प्रिय नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस चक्कर में अभी जब इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे तो उनके विदेश सचिव का मार्को रूबियो का बयान सामने आ गया था कि हमने जो है मतलब इजराइल के हमलों से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका जो है इससे पूरी तरह अलग है। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका का जो है जो धर्म संकट की बात है उसी का नतीजा है कि इस तरह का बयान सामने आया था। अदरवाइज अमेरिका हमेशा जो है वो इजराइल के पक्ष में दिखता है। तो व्यापारिक हितों को देखते हुए और अन्य मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को देखते हुए अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा जो है वो धर्म संकट है कि वो अपने एक्सटेंडेड वर्जन जो सदियों से साथ देता चला आ रहा है इजराइल का, उनके साथ खड़ा हो या ईरान का साथ दे। ठीक है जी विकास, हमारे साथ कर्नल समीर साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और इस कार्यक्रम का नाम जो हमने टैगलाइन में दिया वो ये दिया कि ईरान मजबूरी है लेकिन इजराइल जरूरी है। और कैसे, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा, क्योंकि इजराइल का जो संबंध रहा है भारत के साथ वो पुराना रहा है, लेकिन इन्हीं संबंधों की डोर हमारी ईरान के साथ भी मजबूत रही है और हमको कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर जो निर्भरता रही है, खासकर पाकिस्तान पर, वो ईरान के जरिए ही कम होता आया है। अब ऐसी सिचुएशन में भारत का अपना क्या रुख होना चाहिए, और अगर परिस्थितियां बनती हैं, मजबूरी होती है कि किसी एक को हमें चुनना पड़ेगा, तो फिर हम किधर जाएंगे पुख्ता तौर पर? देखिए, अगर हम अपना हिस्ट्री उठाकर देखें तो जितने भी हमारे 1971 वॉर से लेकर अभी तक जितने भी हमारे वॉर पाकिस्तान के साथ में हुए, उसमें इजराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। और आपकी आवाज बढ़ा दी है, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, हेलो सुनील सर, अभी हेलो, हाँ जी, अभी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप बोलिए। हेलो, आ रही है, समीर साहब बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो उसमें जो है ऑप सिंदूर में भी जिस तरह इजराइल ने भारत का खुलकर समर्थन किया है, तो उसमें एक हमेशा से ये रहा है, इजराइल भारत का सबसे कहना चाहिए खास फ्रेंड रहा है और हमेशा क्राइसिस की टाइम पे उसने भारत को सपोर्ट किया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान के साथ में हमारे संबंध जो हैं वो एक तो जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज को लेके हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और इन सब को लेकर है। एक समय में भारत जो है वो ईरान से काफी तादाद में पेट्रोल और सब इंपोर्ट करता था। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है जो है वो कनेक्टिविटी, जो पीरबाज का पीरबार कहा जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके थ्रू वो बिना पाकिस्तान के सहायता के जो है वो कनेक्टिविटी बना के रख सकता है। तो इस तरह सामरिक स्थिति से देखें और इकोनॉमिकल उससे देखें तो उसमें भारत को ईरान की जरूरत है। जबकि अगर एक दोस्त और एक सुरक्षा के उसके हिसाब से देखें तो हमारे को इजराइल की जरूरत है। जिस तरह से उन्होंने इजराइल ने हमको अपनी रक्षा इक्विपमेंट की सप्लाई करी और उसके थ्रू जब हमने ऑपरेशन में देखा कि किस तरह से सपोर्ट किया। अब जैसा कि प्रश्न आपने पूछा कि इन दोनों में से एक को अगर चुनना पड़े तो क्या करेगा भारत, और अभी जैसे कि भारत ने इनिशियल कूटनीतिक पहल करते हुए आपस में तनाव को कम करने की
और शांति बनाए रखने की अपील करी है, तो उसमें जो है भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है इजराइल और ईरान के बीच में सुलह समझौता कराने की। अभी जो अगर हम देखें जो जेनेसिस है इस अटैक का, वो ये है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान जो है वो परमाणु मिसाइलें और इन सबका डेवलपमेंट करे, जैसा कि न्यूज में है कि ईरान का प्लानिंग है पिछले मतलब अगले 7 सालों में तकरीबन 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का परमाणु कैपेबल। तो उसके को रोकने के लिए जो है इजराइल के पास में ये मजबूरी है जो उसने अटैक किया। अब ऐसे में एक बयान आता है कि ईरान की तरफ से अगर जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर सपोर्ट करेगा ईरान को इजराइल के खिलाफ। अगर ये स्थिति बनती है तो फिर भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचता है इजराइल को सपोर्ट करने के अलावा। ऐसे में अगर पाकिस्तान ईरान की तरफ जा रहा है, और अब जैसा कि हमने देखा ऑफ सिंदूर में भी जो है ईरान ने बहुत तटस्थ रहा है, ना तो उसने इंडिया का सपोर्ट किया है और जो है देखा जाए तो पाकिस्तान के सपोर्ट में भी रहा है। ऐसे में स्थिति मेरे ख्याल से ये बनती है कि भारत को इस पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हो। और इस तरह की जब ये बातें आई, जब ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर इजराइल की तरफ से परमाणु हमले होते हैं तो पाकिस्तान करेगा, क्या ये ईरान की तरफ से भी कोई रणनीति है, या जंग में पाकिस्तान के ना शामिल होते हुए भी ईरान पाकिस्तान को उठाकर ले जाकर शामिल कर रहा है, ऐसी भी कोई रणनीति हो सकती है सर? देखिए अभी इसको किस चीज पे कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से कल बयान आया था ईरान का कि पाकिस्तान उसको न्यूक्लियर वॉर में सपोर्ट करेगा, लेकिन आज जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल वो आया कि ऐसा कुछ हमारी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया है। तो ऐसे में इस स्थिति में कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है कि क्या इसमें सच्चाई है, कितना इसमें जो है वो आगे जाके सीन बदलेगा, क्योंकि स्थिति रोज बदल रही है और ऐसे में कुछ पुख्ता बोलना अभी जो है बहुत जल्दबाजी होगी। ठीक है सुनील त्रिपाठी सर, किस तरह से देखते हैं खासकर जो जैसे G7 की मीटिंग होने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी बैठक होगी और दुनिया के साथ महाशक्तियों के साथ जो बातें होंगी, इससे क्या कुछ एक धड़ा या एक पक्ष सामने निकल कर आएगा? क्या वहां भी कोई स्क्रिप्ट या कहानी लिखी जा सकती है खासकर इस युद्ध को लेकर? क्योंकि खबर यह भी आई कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया था और इस युद्ध को लेकर बातें की थी। तो क्या अब ये जो बड़े जिम्मेदार हैं, क्या अब जिम्मेदारों की जिम्मेदारी निभाने का समय है और ये G7 से भी कुछ तस्वीर बदलती दिखेगी? देखिए जब कभी आपस में बैठ के बातचीत होती है तो विकल्प कुछ न कुछ तो निकल ही आता है, अगर निकलना चाहे तो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अमेरिका की भूमिका पूरी दुनिया को युद्ध की तरफ झोंकती नजर आ रही है और अमेरिका कोई प्रत्यक्ष युद्ध भी नजर रहा किसी से। आज जो स्थिति पैदा हो रही है उसमें भारत की अहम भूमिका है। भारत आखिरी सांस तक प्रयास करेगा, अगर मैं कहूं कि इजराइल का और ईरान का युद्ध न और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत के दोनों मित्र ही हैं। जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि कहीं व्यापारिक रिश्ते हैं, कहीं सुरक्षात्मक रिश्ते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत आखिरी तक प्रयास करता रहेगा और हो सकता है कूटनीतिक स्तर पर भारत सफल भी हो और ये युद्ध बहुत दिन तक न चले। लेकिन अमेरिका नहीं चाह रहा है कि ईरान परमाणु संयंत्र या परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चला सके। मेन तो आपने भी देखा होगा, चाहे इराक हो चाहे ईरान हो, अमेरिका का केवल युद्ध हुआ इराक से भी हुआ तो केवल पेट्रोलियम को लेकर। मेन मकसद उसका यही था। मेन मकसद मुझे यहाँ नजर आ रहा है क्योंकि ईरान के पास सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति ईरान करता है और क्योंकि
जो सबसे ज्यादा भारत भी वहां तेल दे रहा है, तो इससे प्रभावित अमेरिका भी हो रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत भी उसके समकक्ष स्थिति में खड़ा हो। और ये जो उथल पुथल दुनिया मची है, ये अमेरिका की कूटनीति नीति है कि कोई भी देश शांति से न बैठे। और ये जो ठीक है, में ठीक है सुनील सर, इसमें मेरा अनुमान है। सुनील सर, विकास तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। और विकास, क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो ये मध्यस्थता वाली बात है और जिस तरह से वो लगातार कह रहे हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए और एक शांति दूत बनने का वो थोड़ा सा इमेज भी पेश कर रहे हैं, क्या लगता है इस युद्ध के बीच अब तक उनका जो क्या कुछ रोल रहा है? और सडन अमेरिका का ये शिफ्ट जो है, अभी तक अमेरिका को तो यही जाना जाता था कि दुनिया में जहां जंग होगी फायदा तो अमेरिका का होगा, हथियार अमेरिका बेचेगा, लड़ेंगे दूसरे देश। ये सडन शिफ्ट क्यों हुआ है? विकास, सुन पा रहे हैं आप हमें? क्या हो गया? ठीक है विकास, हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। कर्नल समीर सर, ये अचानक जो हृदय परिवर्तन हुआ अमेरिका का, और इस बार जब चुनाव खत्म हुए, चुनाव से पहले ही वादा था कि सरकार आई तो 24 घंटे में दुनिया के जितने जंग हैं हम रुकवा देंगे, और अभी तक भारत पाकिस्तान के बीच वही समझौते की बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। लेकिन ये जो अशांति चल रही है, ये चाहे हम ईरान की बात कर लें, इजराइल की बात कर लें, हम हमास की बात कर लें और रसिया यूक्रेन की बात कर लें, हो सब कुछ रहा है, लेकिन अपने आप को एक शांति दूत के रूप में पेश करने की ट्रंप की तरफ से कोशिश भी की जा रही है। कर्नल समीर सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। मैंने सवाल ये किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनका अभी तक का जो रोल है दुनिया में, वो भी शांति की अपील कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए, मैं समझा रहा हूं, आप लोग बैठ के समझौता कर लीजिए। और इस जंग को लेकर भी उन्होंने कहा ईरान को कि हमने तो कहा था समझौता कर लीजिए, अब जाओ भुगतो। क्या ये अमेरिका का ये सडन शिफ्ट है, क्या ये बता रहा है कि अब सिर्फ दिखाना है कि हम शांति दूत हैं, हमारा कोई रोल नहीं है, बाकी हो तो सब कुछ रहा है दुनिया भर में, और जब जहां जहां जंग होगी फायदा अमेरिका का होगा? देखिए, अमेरिका क्या फायदा की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो अमेरिका जो है बहुत ही फायदे के में कैलकुलेटिव कंट्री है। वो इस तरह से खाली एक जंग के हिसाब से नहीं देखता है। अगर देखें तो इजराइल उसका एक बहुत ही खास एलाय है जी। और अगर ये युद्ध इजराइल ने शुरू किया है ईरान के खिलाफ, तो अमेरिका के पास कोई अपॉर्चुनिटी वो नहीं, उसको बिना इजराइल को सपोर्ट ना करे उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा जो है वो ईरान को छोड़ना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज। आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ऑयल, और उसके जो है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता कि ऐसा हालात बने कि जो है अमेरिका जो है वो ऑयल रिच कंट्री के साथ में उसके जो है रिलेशंस खराब हो। तो ऐसी स्थिति में जो है वो चाहेगा कि अभी क्षणिक गेन जो कि हथियार और उन सब के रूप में है उसको फोरगो करके वो आगे का मेजर स्ट्रेटजी पे ध्यान दे और इजराइल और ईरान दोनों के बीच में सुलह करा के अभी टाइम बीइंग के लिए इस स्थिति को जो है वो कंट्रोल करे, क्योंकि ये अगर स्थिति अभी कंट्रोल नहीं होती है तो ये दुनिया जो है दो भागों में बंटने के चांसेस हैं और वर्ल्ड वार शुरू हो भी सकता है कि एक एक करके सब जो है वो एलाई उभर के सामने आए और एक ग्रुप कार्टेल बन जाए, और इस तरह करके दो कार्टेल अगर इस तरह से बन गए तो एक परमाणु युद्ध और थर्ड वर्ल्ड वार होने की संभावना है। ठीक है। और दूसरा ट्रंप का दूसरा जो सोच है वो है कि अगर हम इसको अपने लेवल पे समझौता करा लेते हैं तो एक बार अगेन उनको जो है
क्रेडिबिलिटी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हमने भारत पाकिस्तान रुकवाया और हमने इजराइल और ईरान भी रुकवा दिया। हाँ, तो वो क्रेडिबिलिटी भी एक बड़ा लिक्रेटिव वो है उनके लिए, तो ये उनका सोच हो सकती है। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी फिर से जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, भारत के सामने जो सिचुएशंस है वो तो जब आएगा तब आएगा, और जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अमेरिका और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रोल रहा है इस दरमियान, क्या कुछ दिन ब दिन बदलते रहे हैं और जो पुख्ता रुख होगा वो किस तरफ इशारा कर रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अगर बात करें इस मसले पर, तो वो जब दूसरी बार के राष्ट्रपति नहीं बने थे, जब इलेक्शन हुआ था और वो जीत गए थे, लेकिन उन्हें शपथ लेनी थी 20 जनवरी 2025 को। तो 20 जनवरी 2025 तक वो यही कहते रहे थे कि जैसे ही वो अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण करते हैं, उसके 24 घंटे के अंदर ही दुनिया में जितने युद्ध चल रहे हैं सबको रुकवा देंगे, चाहे वो रूस यूक्रेन की बात करें, चाहे वो इजराइल हमास की बात करें। लेकिन हकीकत के धरातल पर उतर कर कुछ नहीं आया, ना ही आज तक इजराइल हमास वॉर रुका है, या इजराइल ईरान जो अब तब्दील हो गया है, या रूस यूक्रेन जो है वो रुका है। तो अगर ट्रंप के रोल की बात करें तो ट्रंप कहीं ना कहीं, जैसे पहले मैंने जिक्र किया, कि वो खुद पशुपेश की स्थिति में बने हुए हैं, असमंजस में है कि वो उनको करना क्या है। जैसे अगर रिसेंट जो हमला हुआ है, इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, ये बताते हुए कि ईरान जो है वो यूरेनियम संवर्धन की आड़ में परमाणु बम बना रहा है, तो इसको बताते हुए जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया, तो सबसे पहले अमेरिकी जो प्रतिक्रिया आई वो उनके विदेशी सचिव की आई, मार्को रूबियो की, कि ईरान पर इस हमले का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, ईरान अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई ना करे। लेकिन उसी शाम को डोनाल्ड ट्रंप का जो है उनका ट्रुथ सोशल, जो खुद का प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म, वो उस पर उनका बयान आता है कि हमने ईरान को पहले ही चेताया था कि मध्यस्थता कर लो, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, और अब आप अंजाम भुगतो। तो कहीं ना कहीं ये जो डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का, कि अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ और बोलते हैं, उनके जो विदेश सचिव हैं वो कुछ और बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी साफ नहीं है कि ये लोग चाहते क्या है। हालांकि ट्रंप बार बार यही दोहराते रहे हैं कि जो मध्यस्थता है ईरान और इजराइल के बीच में वो कर लेनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन का भी जिक्र किया कि पुतिन ने उनसे फोन पर बात करी कि जो है दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हो जानी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि पुतिन जो है वो ईरान के फेवर में नजर आ रहे थे, जिसका कारण भी लाजमी है, क्योंकि जब यूक्रेन और रसिया वॉर एकदम पीक पर चल रहा था, तो यूक्रेन जो है वो रूस पर छोटे छोटे ड्रोन से हमले कर देता था, और जिसका जवाब रूस के पास नहीं होता था, क्योंकि रूस के पास बड़ी मिसाइलें, परमाणु बम, बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, लेकिन उनके पास जैसे 2000 किलोमीटर दूर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है, लेकिन 200 मीटर पे मारना है। जैसे कहते हैं कि जहां तलवार सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं आती। तो उस टाइम पर ईरान ने रूस को मदद किया था, उन्होंने कामिकाजी ड्रोन्स, उनका जो एक बहुत उन्नत किस्म का ड्रोन है, वो उन्होंने मुहैया कराए थे रूस को। तो रूस को कहीं ना कहीं वो याद है, और वो इसी का परिणाम है कि वो ईरान के फेवर में है। और अगर पूरे जियोग्राफिकल सिनेरियो की बात करें तो चीन ने भी बाहर आकर इजराइल के हमलों की निंदा कर दी है। चीन ने स्लैम किया है इजराइल को कि ईरान के साथ उन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर चीन ईरान के फेवर में आ रहा है, रूस भी ईरान के फेवर में आ रहा है, और जो मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से अगर अन्य देश भी ईरान के फेवर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आगे, अगर ये यहाँ पर नहीं थमा तो आगे चलकर बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो शुरुआत है वो हो सकता है। ये भविष्यवाणी की गई थी कि रूस यूक्रेन जो युद्ध है वो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण बने, लेकिन वो अभी पीछे है, अगर जिस तरह के सिनेरियोज ईरान और इजराइल के साथ बन रहे हैं। मुझे लगता है ये बात कर्नल समीर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, पूर्व सेना अधिकारी रहे हैं, और जो पैटर्न बन रहा है, क्या कर्नल सर वाकई ये दिख रहा है कि आगे का जो भविष्य है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है? स्टेज पे नहीं रोका
तो ऐसे में दुनिया में दो पार्टों में बंटने की बहुत प्रबल संभावना है। आपने जैसे अभी बताया कि जो है वो जो एक कार्टेल जो बन रहा है वो जो ईरान के फेवर में बन रहा है और दूसरा जो है वो इजराइल के फेवर में बन रहा है अमेरिका के थ्रू। तो ऐसी स्थिति में जो है वो हम अगर न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो ये हम बिल्कुल 100% है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की कगार पे पहुंच जाएंगे। ऐसे में जो है वो किसी भी देश के लिए जो है वो ऑप्शन ठीक नहीं होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो अगर न्यूक्लियर बेस्ड होता है तो उसमें पूरे दुनिया का तबाही का कारण बन सकता है। तो ऐसे में हर देश चाहेगा कि वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने ना दे। ठीक है सुनील त्रिपाठी सर, रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से और वैश्विक रूप से जो भारत की परिस्थिति है, ऐसे में भारत का क्या सहयोग होना चाहिए और क्या रुख होना चाहिए इस वक्त? देखिए, भारत ऐसी स्थिति में फंस चुका है, बहुत ही कुछ सोचने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा कि जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी हैं और ईरान से भी हैं, भारत की अहम भूमिका रहेगी कि ये युद्ध आगे काफी दिनों न चल सके। और नरेंद्र मोदी जी इसमें पूरा सहयोग भी करेंगे और प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी तरह से इजराइल की और ईरान की ये जंग समाप्त हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का तो आप भी देख रहे हैं, जब से आए हैं क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कितने बयान बदलते हैं। और अगर अमेरिका की भूमिका क्या करना कीजिए तो पहले देखिए अफगानिस्तान में पूरा समर्थन किया अमेरिका ने और मेन टाइम पे अपने हथियारों को छोड़ करके अपनी फौज को वापस बुला दिया तालिबान सरकार को। अमेरिका की इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका है। अमेरिका अगर चाहा जाएगा ये युद्ध रुक सकता है और नहीं चाहेगा तो नहीं रुक सकता है, मेरा मानना है। क्योंकि अभी आपने भी कहा और हमारे जो पहले बैठे उन्होंने बात को स्वीकार किया, अमेरिका सबसे ज्यादा शस्त्र बिकेगी, वो व्यवसायिक देश है, कोई भी देश लड़ेगा सबसे ज्यादा फायदा फाइनेंशियल रूप से अमेरिका का ही होगा और अमेरिका हुआ भी है। क्योंकि हर देश को शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सौदागर की भूमिका अमेरिका निभाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के सामने बहुत बड़ा विकट संकट है कि किस तरफ जाए भारत। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत इजराइल को नहीं छोड़ सकता। समस्या ये भी कि इजराइल के विरोध में रूस रसिया खड़ा है, रसिया भी भारत का परम मित्र है जी। तो भारत को बहुत सोच करके अपने कदम बढ़ाने चाहिए और अपना फायदा और भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है इस पर चिंता करने की आवश्यकता भारत को सबसे ज्यादा। ठीक है, लास्ट कमेंट हम एक बार फिर से कर्नल समीर साहब से लेना चाहेंगे। समीर साहब, ईरान मजबूरी और इजराइल जरूरी है, और इस कठिन घड़ी में क्या ये बातें सच हैं, और अगर सच हैं तो भारत एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्या ले सकता है? तो कम शब्दों में और कम समय में इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी ऐसा है कि अलायंस जो बन रहा है वो पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है। ऐसे में इंडिया के पास में इजराइल को समर्थन करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जैसा कि अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि पाकिस्तान अपनी शाहीन 3 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को सप्लाई कर रहा है और खुलकर उसने जो है ओपनली बोल दिया है कि इस वॉर में वो ईरान के सपोर्ट में खड़ा है। तो ऐसे में इंडिया के पास में कोई ऑप्शन नहीं है इजराइल को सपोर्ट करने के अलावा। ठीक है, आज की पांच की पंचायत में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को लेकर बात हो रही थी और तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि क्या परिस्थितियां बन रही है और इन परिस्थितियों में भारत का अपना क्या रुख होना चाहिए। फिलहाल आज की 5 की पंचायत में बस इतना ही। देश दुनिया के अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।